हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि हमारे सिलेबस के पार्ट है। फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी डिप्लोमा वालों की, बीटेक में भी आता है सेम सब्जेक्ट है, डिप्लोमा में भी। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है वोल्टेज की, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छुपा दिया, खाली हमने क्या रखा है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आप समझते हैं क्षमता। क्षमता मीन्स कुछ हमारे पास ऊर्जा है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं ये 20 किलो की बोरी उठा सकती हूँ, इसके 20 किलो की बोरी को उठाने की मेरे अंदर क्षमता है, मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में, तो मीन्स मेरे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है उस बॉडी में। तो उसी बॉडी को, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, उस चीज़ की। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास होगी ना बॉडी में। तो किस फॉर्म में हो सकती है एनर्जी हमारे पास, देखिए, व्हेन अ बॉडी चार्ज्ड देन इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू इट और रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना बॉडी के पास, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, तभी तो हम बोलेंगे चार्ज, वो चार्ज है भाई, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करंट है। अगर वो डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि चार्ज ही नहीं है, तो डिस्चार्ज, तो करंट भी वहाँ पे क्या है, जीरो ही है। तो इस चार्ज डिस्चार्ज में अगर हम कहें कि कुछ ना कुछ काम होता है, मान लो चार्ज हुआ बॉडी को, बॉडी की जगह हम ले लेते हैं एक अपनी मेटल की बॉल। मेटल कौन सा, हम कॉपर पढ़ रहे हैं या एल्यूमिनियम कंडक्टर से पढ़े हैं हमने। तो मान लो मेरे पास एक कॉपर की बॉल है, उस बॉल को इलेक्ट्रॉन्स की इतनी सप्लाई करेगी कि वो चार्ज हुई, और उस चार्ज फॉर्म में उसके पास क्या आ गया, एनर्जी है। क्या, किस फॉर्म में चार्ज है वो, उस फॉर्म में उसके पास, बॉल के पास क्या है, कुछ पोटेंशियल है, एनर्जी है। उसी को हम क्या बोलते हैं कि कुछ काम हुआ, उसी काम क्या होता है, काम करने का मतलब एनर्जी। वर्क को हम किस फॉर्म में लेते हैं, जूल की फॉर्म में लेते हैं, एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं वर्क डन को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो काम हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन ने उसको जाके चार्ज किया बॉल को, कॉपर की, तो उसी काम को क्या बोलते हैं हमें, कि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि उसकी बॉडी की, उस बॉल की ये वोल्टेज है, इतनी वोल्टेज है। अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज से काम करवाया ना हमने बॉल का, कुछ धक्का धुक्का तो दिया नहीं कि काइनेटिक हमने कोई स्पीड पकड़ाई है उस बॉल को, तो हमने चार्ज किया। चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन किस में लेंगे हम, एनर्जी की फॉर्म में, जूल में ले लेंगे। चार्ज को हम किस फॉर्म में लेते हैं, कूलम्स में। तो 1 यूनिट में ही हम एनर्जी करेंगे अपनी कैलकुलेट। तो वोल्ट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। वोल्ट ही क्यों रखा गया, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी इसको इन्वेंट किया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उसी के नाम पे ही ये टर्म ली गई है वोल्ट। 1 वोल्ट अगर हम कहें कि किसी के पास वोल्टेज है, पोटेंशियल है, तो क्या कहेंगे, उसने 1 जूल, 1 कूलम चार्ज से कितने एनर्जी स्टोर की उसने, 1 जूल एनर्जी स्टोर्ड है उस पार्टिकल के पास या उस बॉडी के पास। तो वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 1 वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म है अपने इसी सब्जेक्ट की, सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ, दोनों वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे क्या है, बेस्ड है, प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज है तो करंट है, करंट है तो वोल्टेज भी है कहीं ना कहीं। मतलब अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं है, दोनों का क्या है, एक दूसरे का गहरी दोस्ती है। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं हम एक्साइट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को, किसी न किसी तरह से गर्माई करेंगे। जब गर्माहट दी जिससे वो वोल्टेज थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या था, अपना करंट था। समझ गए, देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये समझे आप। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट करी, फ्लो किया, कितना चक्कर काटे, कितने निकले, कहाँ कहाँ से चक्कर लगाया उसने, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, उसी सेकंड्स का ही लेते हैं यूनिट। हमारी सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है टाइम की, ऐसा यूनिट सेकंड है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनती है हमारी, एम्पियर बनती है। 1 एम्पियर मतलब कि ये कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखाएंगे, चार्ज से। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज ही तो होता है। तो क्यू कूलम से हमने दिखा, कूलम बाई टी, यानी कि ये जो 1 एम्पियर जो टर्म है, अगर हम देखें कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूवमेंट करें 1 सेकंड में, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स को के चार्ज को हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट है। सो देखो, 1 एम्पियर करंट के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 6.2
6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि गिन लो भाई कितनी जीरोज लगेंगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करके देख लें, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जब इकट्ठा होके चलता है ना एक दूसरे को, क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कंडक्टर में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स अरबों खरबों हैं, तो उनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अरबों खरबों हैं। उन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या उनके जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी जो मूवमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना फ्लो ऑफ करंट। अगर हमने 1 एम्पियर करंट को मेजर करना है तो उसको किसके बराबर मानते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज हमने काउंट किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 31, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट है उस सर्किट में, अगर उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया। अब हम अगर कन्वेंशनल अपने करंट की डायरेक्शन को देखें, कन्वेंशनल क्या बोला गया है कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअल में जनरेट, लाइमलाइट में नहीं आई थी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कैसे किया था, एक साइंटिस्ट ने किया था, उन्होंने क्या किया था, कपड़े को रब किया था, सिल्क के कपड़े को ग्लास की रोड से, और वहाँ पे उनको लगा कि कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हुआ है। फिर अगर उसी रोड को वो ट्रांसफर हुआ था ना चार्ज पार्टिकल्स का कपड़े के और रोड के, तो रोड का अगर वो दूसरे पार्टिकल के पास लेके गए, किसी दूसरी मटेरियल के पास लेके गए, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर वो रोड से चिपकने लगे थे। मान लो कागज़ के टुकड़े लेके किस पास ही लेके गए, तो कागज़ के टुकड़े उसी ग्लास की रोड से या फनल से क्या हो गए थे, चिपक गए थे, चिपकने लगे थे। यानी कि वहाँ पे उसको क्या पता चला कि यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स है। तो उसी टाइम पता चला कि कोई ना कोई चार्ज है कहीं ना कहीं, और उसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो स्पार्क नज़र आई उसको, फिर उसने कुछ और चीज़ों को रब किया, तो उसी को नाम उसने इलेक्ट्रिसिटी दिया था। और उन्होंने उसका कंसेप्ट क्या निकाल लिया था कि ये जो है डिफरेंस हो गया ना चार्ज, पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव, कुछ ना कुछ दो अपोजिट पोल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो तब उन्होंने करंट को एक कन्वेंशनल डायरेक्शन दी थी कि करंट हमेशा हर, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी चीज़ है उसका अगर फ्लो होता है तो हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम वाटर का ही ले लेते हैं। अगर हमें नॉर्मली अपने पानी का फ्लो अच्छे से कराना है तो क्या करेंगे, थोड़ी ऊंचाई से पानी को गिरा दो, फटाफट और नीचाई में चले जाते हैं। ऐसा उल्टा कभी भी नहीं होता कि नीचे लेवल से पानी को ऊपर लेवल पे बहता हुआ देखा गया हो। तो इसी डायरेक्शन को उन्होंने क्या दिया कि कन्वेंशनल एक डायरेक्शन दे दी थी करंट की, कि करंट जो है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या था। देखिए एक सर्किट है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, एक कंडक्टर, एक वायर है, ठीक है, उसके बीच से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, और फिर यहाँ पे हमने दोनों की डायरेक्शन दिखाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे बैटरी से इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट मिली तो ये क्या होगा, अपने बाहर निकल के भागना शुरू कर दिया इसने। एक्चुअली में भागता क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर, लेकिन हम समझेंगे अच्छे से इसी को कि मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन ही भागता है, मानते हम यही पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन ही भागता है, इससे अच्छे से समझ आएगी आपको ये बात। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चक्कर काट रहे डीसी सोर्स है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में हम अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखें इस वायर में कितना है, इस कंडक्टर में, ये हमने दिखाई है, इधर से देखिए अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव भाग रहा है तो करंट की डायरेक्शन को हमने क्या दिखाया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यही हमारी डायरेक्शनल कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। ये बहुत पहले ले ली गई थी, इसको चेंज नहीं किया गया, क्योंकि देखो साइंटिफिकली जो भी चीज़ हम प्रूव करते हैं आने वाले 100, 150, 200 साल बाद उसका कोई ना कोई दूसरा और बात निकल के आती है, तो वो पहली बात हमारी क्या हो जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ होती है, मतलब झुटला दी जाती है। तो इसलिए परफेक्टली हम क्या अजम्पशंस पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द अपनी जो साइंटिफिक खोज हैं, जितने भी एडवेंचर्स जो भी हमने किए हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। परफेक्ट रिजल्ट कोई भी नहीं देता साइंटिस्ट, किसी भी जो भी उन्होंने डेफिनेशंस दी होती हैं, परफेक्टली रिजल्ट नहीं बोलता कि हाँ यही पक्का है, पक्की स्टैम्प नहीं होता, अजम्पशन से अज्यूम किया गया था। तो अब क्या है कि वो डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की, करना चाहें तो हम कर सकते थे, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो हम करंट बोलते हैं, ठीक है ना, चार्ज के फ्लो को तो करंट बोलते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको दे सकते थे दूसरी डायरेक्शन भी, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो कन्वेंशन पहले से एक डिसाइडेड था कि हायर टू लोअर लेवल कोई चीज़ फ्लो कर सकते हैं, तो करंट भी ऐसे करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करेगा। यही उसके होते हैं करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन। अगर कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता भी आपसे
तो इस क्वेश्चन को आप आराम से इसी तरीके से अपने कन्वेंशनल डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपना पूरा सेटिस्फाई कर सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, अगली डेफिनेशन हम अब देख लेते हैं। देखो करंट का हम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हम करंट की टाइप्स भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा लिंक बना रहे। करंट भी दो तरह का होता है, जैसे हमारा पीछे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की थी ना, स्टैटिक एंड डायनेमिक। सिमिलरली करंट भी हमारा दो तरह का होता है, टू टाइप्स का है। कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट को हम एब्रीवेटेड करते हैं डीसी से, और इस अल्टरनेटिंग को एब्रीवेशन देते हैं ए और सी की, अल्टरनेटिंग करंट। हम ज़्यादातर डीसी एसी ही पढ़ेंगे आगे अपने सब्जेक्ट में। डिटेलिंग जो हमारी आती है, हम ऐसे डायरेक्ट करंट ये नहीं लिखते नहीं, हम एसी लिखते हैं, डीसी, हम अंडरस्टैंडिंग होती है एग्जामिनर को भी, स्टूडेंट्स को भी, ये किसकी बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट करंट को हम थोड़ा सा डिफाइन करके देख लेते हैं। होता है द करंट दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डीसी करंट। ठीक है, वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से चला है, ठीक है, और उसे बी तक पहुंचना है। वो बी पॉइंट पे चला गया, ए की डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पीछे पीछे और इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मुड़ के यही इलेक्ट्रॉन वापस बी से ए की तरफ नहीं आता कभी भी, नेवर गोज बैक बी टू ए, कभी भी नहीं आएगा ए से। ये क्या करेगा, अपना पाथ इस जो ए से बी तक जाने का उसका जो रास्ता है वो अपना उसने कंप्लीट कर लिया है, तो वो कभी भी मुड़ के वापस नहीं आता है। यानी कि उसका जो फ्लो है हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में रहता है। फिर हम देख लेते हैं अपना अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट द करंट दैट मूव्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड, दोनों डायरेक्शंस में आगे पीछे घूमता है, वो आगे भी जाएगा। अब देखिए सेम हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक भी आ गया सेम इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ए से बी तक जाएगा, फिर बी से ए तक आएगा, वो क्या करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता रहेगा, कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए। समझ गए? इसी से देखिए जो हमारी आगे पीछे होना ना, इसी फंडामेंटल पे हमने अपना फ्रीक्वेंसी एक टर्म को जनरेट किया है। उसको खोज कैसे हुई थी फ्रीक्वेंसी की, यही हमारा फिनोमिना देख के डीसी करंट का और एसी करंट का। डीसी करंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे नहीं हो रहा किसी भी तरह का, उसको एक आपका क्या हो रहा है, ए टू बी चला गया है, वापस नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, लिख देती हूँ, आगे मैं समझाऊंगी इसको अच्छे से। तो डीसी में हमारी कोई आगे पीछे नहीं हो रहा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या मानते हैं इसकी, 0 हर्ट्ज। हर्ट्ज के एक साइंटिस्ट के नाम पे फ्रीक्वेंसी की जिसने खोज की थी, उसी के नाम पे ही इसकी यूनिट दी है हमने, हर्ट्ज।